अस्सलाम वालेकुम जी। आज बड़ी हैपनिंग्स रही पाकिस्तान में। आज सुबह से शाम, शाम से रात कभी जो है वो डॉलर के हवाले से बात हो रही है। इंटरबैंक ओपन मार्केट डॉलर ऑल टाइम हाई, एक दिन में 18, 19, 20 रुपए का जंप। और उसके बाद शाम में हमने देखा कि पॉलिसी रेट में, शरह सूद में 3% इजाफा हुआ और इस तरह से पहली मरतबा जो है ऑल टाइम हाई के ऊपर पाकिस्तान में पॉलिसी रेट जो है वो इस वक्त 20% के ऊपर है। दोनों चीजों को जरा एनालाइज करते हैं कि ये दोनों चीजें जो हैं हमारी मजमूई इस वक्त इकोनॉमी के ऊपर क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसका इंपैक्ट जो है वो बहुत ही खतरनाक कहा जा रहा है। और स्पेशली इस गवर्नमेंट के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कोलिशन पार्टनर जो हुकूमत है, इस वक्त इस हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हालात हैं, क्योंकि इस वक्त जो पॉलिसीज चल रही हैं उसमें चाहे IMF हो या चाहे कोई भी हो, इस वक्त जो है वो धज्जियां उड़ा रही है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और जाहिर है कि अवामी मसला है, जो महंगाई है इस वक्त बहुत ज्यादा है और आगे सूरत हाल और खतरनाक नजर आ रही है। लेकिन पहले तो ये देखेंगे कि हुआ क्या है आज। दोनों चीजों पे मैं डिस्कस करता हूं अपनी मनी मार्केट को, क्योंकि आज दोनों चीजें मनी मार्केट से रिलेटेड थी, एक्सचेंज रेट भी और पॉलिसी रेट भी। डॉलर की तरफ पहले आते हैं कि डॉलर में आज क्या हुआ। जनाब, कल ये मेरी बात हो रही थी मुख्तलिफ लोगों से और उनसे एक यही पता चल रहा था, जो हमारे एक्सचेंज के कारोबार करने वाले हैं, करेंसी मनी चेंजर्स कंपनीज या एक्सचेंज कंपनीज पाकिस्तान जो है, उनका ये कहना था कि अब फोर्स किया जा रहा है हुकूमत को, फोर्स किया जा रहा है सेंट्रल बैंक को, IMF की तरफ से, कि आप जो एक्सचेंज रेट है, जो डॉलर का रेट है उसको ना वो इंटरबैंक रेट को मान रहे हैं, ना वो ओपन मार्केट रेट को मान रहे हैं। वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि जनाब जिस रेट पे ग्रे मार्केट इस वक्त पाकिस्तान में ऑपरेट हो रही है, उस रेट पे जाके आप डॉलर को रखें। तो माइंडेड के ग्रे मार्केट इस वक्त पाकिस्तान में जो है एक पैरेलल मार्केट क्रिएट हो चुकी है और जो कि बड़ा वाज़ेह फर्क है। मिसाल के तौर पे आज की अगर बात करें तो आज जो इंटरबैंक में क्लोजिंग हुई है, आज की क्लोजिंग 285 रुपए की, 285 रुपए का एक डॉलर, और कल की जो क्लोजिंग थी वो 266 रुपए की थी, 266 रुपए की। तो कल और आज में 19 रुपए का फर्क है। ये मैं इंटरबैंक की बात कर रहा हूं। ओपन मार्केट में आती है तो 4-5 रुपए का वहां पर फर्क है। 285 आज यहां पे मैं इंटरबैंक कह रहा हूं। अमंग बैंक्स जो है आपस में एक दूसरे को लेंडिंग करते हैं, वो 285। ओपन मार्केट में आप चले जाएं जहां पे मनी चेंजर्स वगैरह डॉलर उनसे अगर आप लेते हैं या बेचते हैं तो 5-7 रुपए उसके रखे। जबकि ग्रे मार्केट में आप चले जाएं तो ग्रे मार्केट में तो अल अमान अल हफीज, वहां पर 305-310 रुपए का डॉलर इस वक्त चल रहा है। तो पहले तो ये भूल जाएं कि जनाब पाकिस्तान में डॉलर की कमी है। पाकिस्तान में डॉलर की कोई कमी नहीं है, पाकिस्तान में डॉलर की कोई किल्लत नहीं है। आपको लाखों डॉलर चाहिए, आप ग्रे मार्केट से जाके ले सकते हैं। अगर ग्रे मार्केट से डॉलर मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि डॉलर है। डॉलर की होर्डिंग की जा रही है। डॉलर को जो है आपके जो समझ लें कि इलीगल चैनल है उसके थ्रू उसकी राउटिंग हो रही है। दैट्स द मेन पॉइंट। हुआ क्या? हुआ ये यूं कि आपको याद होगा कि सेंट्रल बैंक ने पिछले 15 दिन पहले जो है वो ये बड़ा प्रेशर आ रहा था IMF की तरफ से कि आप आर्टिफिशियली होल्ड ना करें, डॉलर को आप आर्टिफिशियली ना रोकें, एक्सचेंज रेट को ना रोकें, क्योंकि डार साहब जो है इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, इसहाक डार। और IMF का मुसलसल ये इसरार था कि इसको आप मार्केट मैकेनिज्म के ऊपर छोड़ें, मार्केट विल डिसाइड कि क्या इस वक्त मार्केट की नीश और कितनी जरूरत है, वो मोमेंटम जो है वो तय करेगी। बट हुआ ये कि जब आपके पास कोई रास्ता नहीं रहा तो आपने फिर वो कैप हटाया। वो कैप हटाने के बाद आपको याद होगा कि 2 दिन में 39 रुपए डॉलर बढ़ा और उसके बाद स्टेबल हो गया, क्योंकि ये जो रेट है आपकी मार्केट के वो तय हो गया। मार्केट फोर्सेस जो है वो डिटरमाइन करने लगी कि डॉलर की मूवमेंट क्या होनी है। फिर पिछला तकरीबन 10 सेशन जो है वो डॉलर के हवाले से बड़े स्टेबल गुजरे, रुपये के हवाले से बड़े स्टेबल गुजरे। लेकिन पिछले 3 दिन से क्या हो रहा था कि पिछले 3 दिन से हमारी ग्रे मार्केट बड़ी दोबारा फ्लरिश
कर रही थी, ग्रे मार्केट दोबारा बढ़ रही थी। और जब मैं ग्रे मार्केट की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं इलीगल मार्केट की, हुंडी की, हवाला की, इस मार्केट की। हुआ ये कि सेंट्रल बैंक ने, ये भी आपको पता होगा कि पोर्ट के ऊपर हजारों जो है वो कंटेनर्स स्टक हो गए और बैंकों के पास डॉलर नहीं है कि डॉलर देके उनकी क्लियरेंस कराएं, डॉलर आगे जाए, उनकी पेपर्स देके उसकी क्लियरेंस हो, तो हजारों की तादाद में पोर्ट के ऊपर कंटेनर्स फंसे हुए। अब स्टेट बैंक ने ये कहा कि जनाब आप, और ये इनको पेमेंट होती थी सब्सिडाइज्ड पेमेंट थ्रू इंटरबैंक जहां पे सबसे कम रेट्स होते हैं डॉलर के, तो वहां से होती थी। हुआ ये कि स्टेट बैंक ने कहा कि अब आप जो है कंटेनर मालकान जो है, जो यहाँ पे इंपोर्टर्स हैं, दरामद कुनंदगान जो है, वो मार्केट से अपने डॉलर अरेंज करें, जो उन्हें बाहर डॉलर पेमेंट करनी है वो उनको दें, जो यहाँ पे किस क्लियरेंस करानी है वो यहाँ पर क्लियरेंस कराएं और अपने जो है अपने कंसाइनमेंट क्लियर करा लें, अपने कंटेनर्स क्लियर करा लें। बात सारी ये है कि जब मार्केट से ही लेना है तो फिर मार्केट में तो फिर प्रेशर आ जाएगा ना, सारा डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में जाके। तो एक तो वो डिमांड बढ़ गई, जैसे जैसे कंटेनर, इससे पहले क्योंकि आपको याद होगा कि हमने इंपोर्ट बिल्कुल रोकी हुई थी और हजारों की तादाद में कंटेनर्स जमा हो गए थे पोर्ट के ऊपर। अब उनको रिलीज करना है, उनको रिलीज करने के लिए डॉलर कहां से आएंगे? स्टेट बैंक ने कहा इंपोर्टर्स से आप मार्केट से जाइए, वहां से डॉलर लीजिए और अपने कंटेनर क्लियर करा दे। तो वो जब सारा चंग गया मार्केट के ऊपर तो वहां पर पैरेलल मार्केट बनना शुरू हो गई, क्योंकि इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि मनी चेंजर के पास आप जाएं तो उससे जब आप डॉलर लेते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो आपको एक रिस्ट्रिक्शन भी होती है, मेरे ख्याल से 3-4 हजार डॉलर से ज्यादा ले नहीं सकते, फिर आपको अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी शो करना होता है, वीजा शो करना होता है, ये सारी चीजें करनी होती हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शंस थी, तो उनके पास भी इस वक्त डॉलर नहीं है, ना लेने वाले। तो प्रॉब्लम सारा क्या आ रहा था कि जो ग्रे मार्केट है वहां उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आया और ग्रे मार्केट का रेट अलग बढ़ने लगा। तो ये जो डिफरेंस मैं बता रहा हूं 266 इस वक्त है आपकी इंटरबैंक की क्लोजिंग, और 300-305 यानी 40-45 रुपए का फर्क इस वक्त ग्रे मार्केट में है। तो आईएमएफ क्या कहता है कि भाई कोई उनको इससे परवाह नहीं कि आप इंटरबैंक को नहीं मान रहे, ओपन मार्केट को नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि जिस रेट के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, वो रेट जो आप ऑफिशियल रखे, यानी वो विच इज अराउंड 300, जो आज की मार्केट ने दिया 285, 15 रुपए तो कम है। तो अब समझने की ये चीज है कि हम कैसे कर दें, ये हम कैसे मान लें, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर इंडिया बैठा हुआ है और इंडिया वहां बैठकर डॉलर खरीद रहा है। रोज 4-5 मिलियन डॉलर, 40-50 लाख डॉलर खरीदे जा रहे हैं। देखिए होता क्या है, पाकिस्तान को इस वक्त डॉलर की जरूरत है और इस वक्त पाकिस्तानी डॉलर जो है वो अफगानिस्तान को फीड कर रहा है, आपकी गंदम फीड कर रही है, आपकी अजनास जो है स्मगल होकर अफगानिस्तान जा रही है। इसी तरीके से आपका डॉलर जो है वो भी स्मगल होकर अफगानिस्तान जा रहा है। तो वहां पर इंडिया बैठा है, इंडिया आपके 4-5 मिलियन, 40-50 लाख डॉलर रोज के खरीद रहा है वहां बैठ के। तो डॉलर की डिमांड वहां पर ज्यादा हो रही है, वहां पर रेट बढ़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मसला है। तो अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जनाब अब आपके डॉलर जो है वो एक्सचेंज रेट सेंट्रल बैंक नहीं तय करेगा, वो स्मगलर वहां बैठ के करेंगे, वो सट्टा वाले करेंगे, वो वहां पर जो अफगानिस्तान में बैठे लोग करेंगे। जब कुछ होश करो यार, क्या चीज आप हमसे करवा रहे हो। एक तो आपने अफगानिस्तान के एहसास से मुंजमिद किए हुए, पाकिस्तान जो है उनको फीड कर रहा है और हमारी हुकूमत के ऊपर हमारी ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है। अब होगा क्या कि ये जो हमने चीज देखी कि जिस तरीके से डॉलर वहां पर जो है वो स्मगल हो रहा है और इंडिया वहां पे मुलव्विस है, तो भाई मुझे ये खदशा है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से हम फैटफ से निकले हैं और अभी स्टिल हम उसकी वॉच लिस्ट के ऊपर हैं। ग्रे लिस्ट से हम निकले हैं लेकिन फिर भी हम उसकी वॉच लिस्ट पर अभी भी मौजूद हैं। अगर ये ग्रे मार्केट या ब्लैक मार्केट तेजी से फरोख पाती है तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे दोबारा हम ग्रे लिस्ट में आ सकते हैं, क्योंकि फैटफ क्या कहता है कि जो भी इलीगल रिसोर्स होंगे मनी लॉन्ड्रिंग के, डॉलर के आने जाने के, रकम के आने जाने के, जो भी इलीगल रिसोर्सेज होंगे अदर देन बैंकिंग चैनल, जो हुंडी होगा, हवाला होगा, वो उसको टेरर, फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ता है। तो खुदा ना खास्ता हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी मुश्किल ना क्रिएट हो जाए। और अगेन इसमें स्टेट दुश्मन एलिमेंट, बिलखुसूस अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वहां पे वो इस मौके को कभी भी नहीं छोड़ेगा और ये चल रहा है। आपको याद होगा
डार साहब ने कहा कि हम डॉलर को जो है वो मैनेज करेंगे, हम देखते हैं स्मगलिंग को रोकेंगे, क्योंकि हजारों की तादाद में डॉलर्स जो है डेली बेस पे स्मगल होकर अफगानिस्तान जा रहे हैं। और उसमें डार साहब ने कहा कि हमें अगर बॉर्डर लाइन भी लगानी पड़ी, अगर हमें बॉर्डर भी खींचना पड़ा, हमें खारदार तारें लगानी पड़ी तो हम लगाएंगे। उसके दूसरे भी दिन बाद आपने देखा कि वहां से पाकिस्तान के टेरिटरी के ऊपर हमला होता है, तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक है। पाकिस्तान बहुत मुश्किल में है इस वक्त। सर्वेलेंस का ये मैंने मामला आपको बताया। अच्छा, अब उसके साथ हमें कैसे निकलना पड़ेगा? जाहिर है कि हमें इस वक्त जो हमें कन्वेंशनल पिछले 75 साल से जो अफगान ट्रेड है पाकिस्तान के साथ, जो उसका मॉड्यूल है, जो ईरान ट्रेड है उसका मॉड्यूल है, जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है जो उसका मॉड्यूल है, इन सब को हमें रिविजिट करना होगा। साथ ही साथ हमें अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी जो है उसको भी रिविजिट करना होगा। और उसके साथ साथ जो हमारे एफटीएस हैं, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं स्पेशली चाइना के साथ, उसको हमें रिविजिट करना होगा, क्योंकि उनकी वजह से हमें हमारी जो है इंपोर्ट्स ज्यादा हो गई हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स कम हैं। तो ये एक प्रेशर है जो इस वक्त हमें सीधे के सीधे पड़ रहा है। और इसके बाद आईएमएफ का हम पे प्रेशर है, आईएमएफ का हम पे दबाव है कि जनाब आप जिस एक्सचेंज रेट के ऊपर आप अफगानिस्तान से डील कर रहे हैं उसको आप लेकर आइए और उसको मार्केट का एक बेंचमार्क बनाइए। पाकिस्तान को वारे नहीं आता। तो ये आज की एक पहली खबर थी जिसमें हम देख रहे थे कि जनाब आज सुबह से 20 रुपए का इजाफा जो है वो 19-20 रुपए का इजाफा देखा गया था एक्सचेंज रेट के अंदर। उसके बाद बहुत ज्यादा जो है वो ह्यू एंड क्राई हुआ और बहुत उसके ऊपर रोना मचा पूरे पाकिस्तान में। बट अगेन अनफॉर्चुनेटली हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। दूसरी चीज जो रही वो इंटरेस्ट रेट्स के हवाले से रही। आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग थी और मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग जो कि एक हफ्ते बाद थी उसको अर्लीस्ट जो है वो शेड्यूल किया गया ड्यू टू आईएमएफ प्रोग्राम। आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने के लिए जो शराइत है उनमें से एक चीज और, क्योंकि एक तो आईएमएफ कहता है कि जनाब अपनी करेंसी को डीवैल्यू करें, अपनी करेंसी को कमजोर करें। वो आज सुबह हमने देखा कि 20 रुपए मजीद कमजोर हो गया। फिर उसके बाद आईएमएफ कहता है कि पॉलिसी रेट को बढ़ाइए, जो मॉनेटरी टूल्स हैं उनको सख्त कीजिए, सख्त मॉनेटरी पॉलिसी की बात करता है। तो कल तक हम थे जनाब 17% के ऊपर पॉलिसी रेट के ऊपर, शरह सूद के ऊपर। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए 20 के ऊपर, यानी 20% पाकिस्तान में इस वक्त हाईएस्ट मैं कहूंगा कि पॉलिसी रेट है। और ये तो सिर्फ बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन के लिए है। जब हम बात करते हैं कार्बोर प्लस की, जब कमर्शियल लोन्स की तरफ चले जाते हैं तो ये 25-26% के ऊपर जाएगा और शायद कम जो कंज्यूमर लैंडिंग में तो इससे भी ऊपर जाएगा। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी सबसे पहले क्या प्रॉब्लम होगा कि अव्वल तो ये हुआ क्यों किया। देखिए यहां पर वेस्टर्न इकोनॉमीज के टूल्स को अप्लाई किया गया है जो कि सरीहन ज्यादती है पाकिस्तान के साथ। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती है ना उनके इक्वेशन अलग होता है। वहां पे डिमांड सप्लाई का मसला होता है कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं वहां पे डिमांड सप्लाई का गेज होता है। पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर आप अमेरिका को ले लें, आप यूएई को ले लें, वहां पे जिस चीज की तलब जितनी ज्यादा बढ़ेगी उसकी कीमत उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो तलब को कम करने के लिए आप क्या करते हैं कि सप्लाई बढ़ा देते हैं। तो किसी चीज की फर्ज करें कि अगर दुबई की या न्यूयॉर्क की या किसी और स्टेबल कंट्री की मैं अगर बात करूं, गल्फ वगैरह की, वहां पे अगर आटा शॉर्ट हो जाता है तो उसकी प्राइस जाहिर है कि बढ़ती है। तो उसको कम करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपकी कोशिश होगी कि सप्लाई साइड बढ़ा दें। जितनी आटे की या चीजों की सप्लाई बढ़ाएंगे उतनी ही उसकी प्राइस नीचे आएगी। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है कि आईएमएफ का एक डॉक्ट्राइन है, आईएमएफ का रिलीजन है कि वो कहता है कि एवरीथिंग इज मॉनेटरी फिनोमिना। हर चीज मॉनेटरी फिनोमिना है। चाहे इन्फ्लेशन है वो भी मॉनेटरी फिनोमिना है, चाहे करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको आपने कंट्रोल करना है वो भी मॉनेटरी फिनोमिना है, या आप चले जाएं अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है तो उसको भी आप मॉनेटरी फिनोमिना समझते हैं। मॉनेटरी साइड से, मॉनेटरी टूल से और इंतहाई सख्त मॉनेटरी टूल से उसको आप मैनेज करने की कोशिश करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली समझ लें कि डिजास्टर्स है फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। हमारा क्या मसला है? पाकिस्तान का मसला ये, पाकिस्तान में महंगाई होती है ना, तो पेट्रोल बढ़ गया महंगाई, डॉलर बढ़ गया महंगाई,
बेसिक चीजें है ना ये, बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, तो अल्टीमेटली इससे आप जो भी चीज बनाएंगे या जो भी चीज ट्रांसपोर्ट करेंगे उसकी कीमत में खुद ब खुद इजाफा हो जाएगा। तो यूरोप में हम देखें कि डिमांड सप्लाई वहां पर होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, पाकिस्तान में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। पाकिस्तान में चीजों के जो है कीमतें बढ़ गई, उनके इंग्रेडिएंट्स में, उनके इनपुट्स में इजाफा हुआ, उनके बनाने की लागत में इजाफा हुआ, नतीजतन महंगाई होती है। मिसाल के तौर पे हम इसको ऐसे कहते हैं कि जनाब आपने देखा होगा बीच में टमाटर कभी कभी 400 रुपए किलो भी हो जाते हैं। तो जब 400 रुपए किलो टमाटर हो जाता है तो इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तानी ने सुबह नाश्ते में, दोपहर के खाने में, रात के खाने में और पूरे दिन क्या वो उसने टमाटर ही खाना शुरू कर दिए? नो, नॉट एट ऑल। होता क्या है कि सप्लाई कंस्ट्रेन होता है। 50-50 ट्रक हाईवे पे खड़े होते हैं, सिर्फ 5 ट्रक आगे निकाले जाते हैं, मंडी पहुंचाए जाते हैं, 5 ट्रक दिखा के शो किया जाता है कि टमाटर की सप्लाई कम है, फिर रेट्स खुलते हैं। जब वो रेट ज्यादा खुल जाते हैं तो पीछे से सप्लाई वापस आती है और उसके बाद उस महंगे रेट पे बेचते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये सब बैठे हैं बीच में मिडिलमैन, हमारे यहाँ बैठे सारा सर्वेलेंस का मसला है। तो वहां पर मसला है डिमांड सप्लाई का, पाकिस्तान में वहां पर मसला है डिमांड सप्लाई का, और पाकिस्तान में जो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। अब जो इसको शरह सूद बढ़ाई गई, तो इसको क्यों बढ़ाया गया? शरह सूद इसलिए बढ़ाई गई कि एग्रीगेट डिमांड कर्टेल हो, कि इस वक्त चीजों की डिमांड में कमी की जाए। मेरे भाई ये चीजें होती हैं उन इकोनॉमीज में जहां पर जो है आपकी इकोनॉमी जो है वो ओवरहीट होती है। पाकिस्तान में इस वक्त कख भी नहीं चल रहा, कोई भी कंपनी नहीं चल रही, प्रोडक्शन की ऐसी की तैसी हुई भी है, एक्सपोर्ट्स हमारी है ही नहीं, और हम समझ रहे हैं कि शायद ओवरहीटेड हमारी इकोनॉमी हुई है और इसको हम डॉलर महंगा करके, शरह सूद बढ़ा के इसको हम नीचे करें, मतलब ये इकोनॉमी थोड़ी सी नीचे होगी, स्टेगनेंट होगी, तो फिर चीजों में की कीमतों में कमी आएगी, या महंगा इतना कर दें, चीजों को इतना महंगा कर दें कि वो आवाम की दस्तरस से निकल जाए। जब उनकी दस्तरस से निकल जाएंगे तो फिर वो उसका इस्तेमाल भी कम होगा और उसकी चीजें, इसकी कीमत भी कम होगी। दैट्स द फिनोमेना इस वक्त हमारा सेंट्रल बैंक जिसके ऊपर काम कर रहा है। माफ कीजिएगा। तो सबसे पहले डॉलर महंगा करने की तुक क्या है कि ये ध्यान में है कि डॉलर महंगा करने से आपकी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, इंपोर्ट बिल कम होगा, इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा तो आपके डॉलर की डिमांड कम होगी, डॉलर की डिमांड कम होगी तो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है वो मैनेजेबल उसमें आ जाएगा। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस कम होगा तो आपके फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो प्रेशर कम होगा। इस वक्त हमारे जो रिजर्व्स हैं तकरीबन 3.2 बिलियन डॉलर्स हैं। माफ कीजिएगा, मुख्तलिफ चैनल्स पे सुबह से मैं इन्हीं चीजों के ऊपर लगा हुआ हूँ, मुख्तलिफ जो है वो तरह की ब्रीफिंग्स देने में, तो गला इस वक्त मेरा भी बैठ रहा है मुल्क की इकोनॉमी की तरह। बहरहाल अब होना क्या है कि जब ये सोच है कि डॉलर महंगा होने से एग्रीगेट डिमांड कर्टेल होगी और उससे मतलूबा नताइज निकलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अब देखिए आगे रमजान भी है, कुछ भी कर लें ये उम्मत मुस्लिमा हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान में, ये जब तक पूरा दस्तरखान नहीं सजाएगी इसके रोजे कबूल नहीं होंगे। ये जब तक पकोड़े, समोसे, अचार, मिठाई और ये सारी चीजों के साथ लवाजमात नहीं अपने रखेंगे, जब तक इफ्तार के बाद लंबी सी डकार नहीं आएगी, तब तक रोजा कबूल नहीं होगा। नाउज़ बिल्लाह, हम लोग इस तरह से हमारी ये चीजें होती हैं, तो आर्टिफिशियली हम खुद बहरान क्रिएट करते हैं। तो हमारे यहाँ जो होल्डर्स हैं वो भी इसमें कसूरवार हैं और हम तो हैं ही इसमें कसूरवार। बहरहाल अब शरह सूद बढ़ा के इसके नुकसानात क्या होंगे, जो बड़ा डैमेज होगा पाकिस्तान में, वो सबसे पहले ये कि जो कर्जे हैं, जो नए कर्जे उनका हसूल इंतहाई मुश्किल होगा, इंतहाई महंगे कर्जे मिलेंगे। और फिर दूसरी चीज ये कि जो पुराने कर्जे हैं, जो जिनके ऊपर हमें अदायगी करनी है, उनकी किस्तें जो है और महंगी हो जाएंगी। उसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान जो है वो खुद सबसे बड़ी बोरोवर है। हुकूमत पाकिस्तान सबसे बड़ा कर्जा तो गवर्नमेंट लेती है, तो गवर्नमेंट के लिए इटसेल्फ उन कर्जों की अदायगी जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाएगी। फिर जो सनतें इस वक्त ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम सनतें पाकिस्तान में, इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने हैवी फाइनेंसिंग ली हुई है, बोरिंग है, बैंक से उन्होंने लोन लिए हुए और अपने एक्सपेंशन के ऊपर गई हुई है। अब उनकी ऐसी की तैसी होनी है, क्योंकि जाहिर है कि वो अब एक्सपेंशन पे नहीं जा सकते। जो उन्होंने लोन लिया हुआ है उस लोन की अदायगी भरें या मुनाफा कमाएं। साथ ही साथ सीमेंट, टेक्सटाइल, यू जस्ट नेम इट, पिछले
6-8 महीने में कोई 40 लाख के करीब बंदा जो है टेक्सटाइल सेक्टर से फारिग हुआ है, बेरोजगार हुआ है। और ये 4-6 महीने की बात कर रहा हूं, जिसमें 2 दिन में, यानी आज और कल की अगर बात करें, स्पेशली आज की बात करें, तो डॉलर भी 20 रुपए बढ़ा और शरह भी आपकी 3% बढ़ गई। आगे तो और मुसीबत होनी है। बहरहाल मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान के बैंकों के लिए बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। हमारे जो बैंक्स हैं वो जाहिर है कि इतने बड़े बड़े जो हैवी लोन्स लोगों ने लिए हुए हैं, वो कर्जों की वापसी मुमकिन होगी नहीं, कारोबार ठप हो जाएंगे। इस वक्त कारोबार चल नहीं रहे हैं, जो चल रहे हैं वो ठप होने के करीब हो जाएंगे। तो ऐसे में बैंकों के जो लोन्स हैं उनकी रिकवरी नहीं होगी, और जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं वो उनका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बैंकों के लिए बड़ा सीवियर क्राइसिस आने वाला है। फिर उसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज के लिए बड़ी बुरी खबर है। फिर क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में होता यह है कि आप वहां पर जाते हैं और वहां पर पैसा बनाने की कोशिश करते हैं ट्रेडिंग से, लेकिन जब यही पैसा 20% के ऊपर आपको बैंक डिपॉजिट अगर आप करें और वहां पे आपको जो है आपका रिटर्न मिल रहा है कोई 12-15% का, तो आप क्यों जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज? क्यों आप कोई रिस्क लेंगे? आपको तो जिसको डिपॉजिट करना है वो चला जाएगा, बैंकों में चला जाएगा या कौमी बचत की स्कीम में जाके इन्वेस्ट कर देगा, एक सेफ रिटर्न वहां से उसको मिलेगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो मुतासिर होगी, स्टॉक एक्सचेंज आपका मुतासिर होगा। और फिर दूसरा, जब आप नेशनल सेविंग के और इनके इन्वेस्टमेंट के रेट्स बढ़ाएंगे तो लोग क्या करेंगे? जिनका घरों में पैसा रखा हुआ है वो जाके बैंकों में रखाएंगे। बैंकों से गवर्नमेंट उठा के और अपने प्रोजेक्ट्स या ये इस वक्त जो बजट फाइनेंसिंग है उसके ऊपर लगाएगी, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान को इस वक्त दोनों तरफ पैसा चाहिए। अगर दुनिया से ट्रेड करनी है तो वहां पे डॉलर, बैलेंस ऑफ पेमेंट लिए डॉलर उसके पास खत्म हो रहे हैं, और यहां पर अगर बात करें हम रुपी के हवाले से, तो यहां पर भी बहुत मुश्किल हालात है। रुपी भी चाहिए तो रुपी भी सिस्टम से उठाना है। तो ये मजमूई तौर पर इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, और इस सूरत हाल में मैं कसूरवार ठहराता हूं पाकिस्तान की पॉलिटिकल इलीट को। हमारे ये जो सियासतदान है ना, जिनके पीछे हम भागे फिरते हैं, कभी हम जो है वो आवे आवे जावे जावे मियाँ किनारे वजंगे और जेल भरो तहरीक, यार ये देखो क्या कीमत इस वक्त हम अदा कर रहे हैं इस चीज की। ये पॉलिटिकल जो समझ लें कि सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को जन्म दे रहा है। इसी की वजह से मुख्तलिफ IMF हमें नहीं देख पा रहा। IMF बोल रहा है कि यार आप जरा अपना देखें तो आपको करना क्या है, क्योंकि पीटीआई हुकूमत तो बिल्कुल मुखालिफ थी IMF प्रोग्राम के। अगर आप पीछे आप चले जाएं, खान साहब जनवरी में जब निकले थे IMF प्रोग्राम को पैकअप करके, तो उसके बाद से ये प्रॉब्लम शुरू हुए। अब अगर पीटीआई हुकूमत आती है तो IMF ये सबसे पहले खड़ी है कि यार हम जो पैसा दे रहे हैं वो भी तो टैक्स पेयर का पैसा है, उसका पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा? जो हमसे शराइत इस वक्त तय की जा रही है वो पूरी होंगी या नहीं होंगी? फिर दूसरे जो ममालिक है, बावजूद इसके कि आप 30 अरब डॉलर का आपका लॉस हो चुका है सैलाब के अंदर, दुनिया इस वक्त आपके सिर्फ प्लेजेस किए उन्होंने कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि उनको एतबार नहीं है इस मुल्क के ऊपर, उनको एतबार नहीं है यहाँ की हुकूमतों के ऊपर कि यहां होने क्या जा रहा है। IMF आपका जो प्रोग्राम साइन करते हैं तो IMF आपको लेटर ऑफ कंफर्ट देता है। उस IMF के लेटर ऑफ कंफर्ट के ऊपर एशियन डेवलपमेंट बैंक भी खड़ा है, उसके पीछे आपके इस्लामिक जो बैंक अच्छा वो भी खड़े हैं, उसके पीछे आपका पेरिस क्लब भी खड़ा है, उसके पीछे गल्फ स्टेट भी खड़े हैं, उसके पास पीछे मल्टीलैटरल क्रेडिटर्स भी खड़े हैं, उसके पीछे बायलैटरल क्रेडिटर्स भी उसके पीछे खड़े हैं। सबको ये कहना है कि भाई आप पहले IMF के पीछे जाएं, IMF प्रोग्राम आप साइन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप डिफॉल्ट नहीं होने जा रहे, और IMF प्रोग्राम साइन करके हमारे पास तस्दीक आ जाएगी कि आप जो है इन इस्लाहात के ऊपर काम करेंगे तो हम आपको पैसे देंगे, तो ही आपके पास जो है वो रिजर्व आएगा। तो मैं स्ट्रांगली ये बिलीव करता हूं कि IMF प्रोग्राम पे जब हम साइन हो जाएगा उसके बाद हमारे पास इनफ्लोज आना शुरू हो जाएंगे और ये चीजें बेहतर होंगी। लेकिन प्रोवाइडेड कि हमारी पॉलिटिकल इलीट जो है वो इस वक्त क्या चाहती है, पॉलिटिकल इलीट जो है वो इस वक्त इस मामले को पाकिस्तान की बका के लिए देख रही है या अपनी सियासत के लिए। खुदा की कसम पाकिस्तान की बका के लिए अगर देखें ना तो ये तमाम सियासी जमातें सब कुछ छोड़ के और बैठ जाए एक दूसरे के साथ और पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने की कोशिश करें। और अगर अपने अपने सियासी मफादात को देखना है तो फिर तो सब चाहते ही ये थे। कोई कहता था कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है,
उसकी खुशी इसी में होगी कि उसको पॉलिटिकल स्पेस मिल जाएगी। दूसरे जो है वो भी इसी के ऊपर सियासत कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि इस वक्त हमने कौमी मफाद के ऊपर अपने सियासी मफादात को तरजीह दी है। एंड बाय द वे, ये जो $6 अरब का प्रोग्राम है ना IMF का, जो 1 जुलाई 2019 को शुरू हुआ था और 1 साल पहले से हमने इसके पेशगी इक़दाम करना शुरू किए थे जो हमें शराइत मानना थी। ये $6 अरब का प्रोग्राम था। तब से अब तक हमने कीमत कितनी अदा की है बताऊं आपको मैं? सुनिएगा, बहुत दुख होता है बताते हुए। 2018 से दिसंबर 2022, इसमें मैंने जनवरी और फरवरी 2023 शामिल नहीं किया है, मार्च शुरू हो गया है, सिर्फ दिसंबर 2022 की बात कर रहा हूं कि अगर आप करेंसी डेप्रिसिएशन को देखें, करेंसी की जिस तरह से गिरी है, सिर्फ करेंसी के गिरने से, उस वक्त 121-125 रुपए का डॉलर था 2018 में, और आज जो है दिसंबर में गया था 260-65 का गया था। ये जो डिफरेंस था, खाली इस डिफरेंस की वजह से हम पे जो कर्ज बढ़ा है, कर्जों का हजम बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 12,511 अरब। 12,511 अरब रुपए कर्जों का वॉल्यूम हम पे बढ़ा है सिर्फ अपनी करेंसी को डीवैल्यू करने पर। और इसको अगर डॉलर टर्म में करें, डिवाइड करें इसको डॉलर की वैल्यू से, तो ये बनता है तकरीबन 75 अरब डॉलर। 75 अरब डॉलर हमारे कर्जे बढ़े हैं इस $6 अरब के प्रोग्राम के चक्कर में। ये तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूं करेंसी डेप्रिशिएट करके, यानी हम एक्सचेंज रेट के हवाले से बात करें। और अगर हम इंटरेस्ट रेट को बात करें, इंटरेस्ट रेट को देखें जो उस वक्त तकरीबन था 6% और आज पहुंच गया 20%। मैं 19% की बात कर रहा हूं या 17% की बात कर रहा हूं, 2022 के जो एंड में थी। तो इससे 4,275 अरब रुपए हमारे जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी बढ़ी है, जो डॉलर टर्म में हमारे कर्जे थे। और इन टर्म ऑफ डॉलर कैलकुलेट करें तो ये 25 या 26, प्रिसाइसली 26 अरब डॉलर बनता है। इन दोनों को अगर जमा करूं, 26 अरब डॉलर ये, 75 अरब डॉलर वो, तो 101 अरब डॉलर का लॉस हो चुका है हमें। हमारे कर्जे, सूद की अदायगी 101 अरब डॉलर तक बढ़ गए इस $6 अरब के IMF प्रोग्राम के चक्कर में। खुदारा आंखें खोलो, खुदारा इस वक्त पाकिस्तान के लिए सोचो। सियासी जमातें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए सोचें, अपने अपने मफादात के लिए नहीं सोचें। बखुदा रोना आता है। वो कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग। जिसको पता नहीं होता उसको नहीं पता होता वाकई में। लेकिन बखुदा इन सारी चीज़ों को जानने के बाद जब हम इकोनॉमी को देखते हैं और जब हम देखते हैं कि हमारे सियासी जमातें किस तरीके से हमें बेवकूफ़ बना रही हैं सिर्फ अपने पॉलिटिकल मफादात के हवाले से, तो रोना आता है कि दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, दुनिया तरक्की के कौन सी मनाजिल तय कर रही है और हम किस गर्दाब में फंसे हुए हैं। ये हमारी सियासी जमातें, मैं तमाम सियासी जमातों की बात कर रहा हूं। नो वन इज सीरियस विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ सीरियस होते ना, ये मसले ही नहीं होते। हम सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं और अपने अपने मफादात को देखते हैं। बहुत दुखी दिल के साथ मैं इस बात को यहीं पे ख़त्म करूंगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दिल के बीच में कुछ लोगों के सवाल भी आ रहे हैं, तो ऑलरेडी मैं इन सारी चीज़ों को जो है वो आंसर कर चुका हूँ। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।